नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं, तो फिर वहीं कांग्रेस भी चुनाव को लेकर के अपनी पूरी तैयारी में है। पिछले 32 सालों से यूपी में कांग्रेस सत्ता पाने की फिराक में है, पर कांग्रेस यूपी के जनता के मन को जीत नहीं सकी है। ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव से पहले लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं। कांग्रेस इस बार किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। लगातार प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही हैं और चुनावी रणनीति बनाने में लगी हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया है। उनका यह कहना है कि यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो माना यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की सीएम पद की उम्मीदवार भी हो सकती हैं। ऐसे में सवाल यह बनता है कि बिना संगठन के प्रियंका गांधी चुनाव जीतेंगी कैसे? 32 साल का सूखा कैसे खत्म होगा? वोटों के ध्रुवीकरण में कांग्रेस का आंख हो गई है और क्या प्रियंका के फेस से 2022 की बाजी पलटेगी? आज इस पर सवाल तो बनता है। तो चुनावी मौसम में सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी अगर एक चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी तो फिर क्या 2022 की रणनीति को वो बदल पाएंगी या फिर जीत को वो दर्ज करा पाएंगी? इसको लेकर के कुछ सवाल हैं। सवाल इस बात का है कि बिना संगठन के प्रियंका गांधी आखिर चुनावी नैया को पार कैसे लगाएंगी? 32 साल का जो सूखा है वो कैसे प्रियंका गांधी खत्म कर पाएंगी? क्योंकि 2017 और 2019 दोनों का आंकड़ा आपके सामने है। मंत्री सलमान खुर्शीद जो बात कह रहे हैं, उसके बाद सवाल यह है कि आखिर क्या प्रियंका गांधी का जो फेस है उससे 2022 की जो बाजी है वो पलटेगी? ये कुछ अहम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी एक बड़े चेहरे के तौर पर और उन्हीं के हाथ में कमान है, लेकिन अब सलमान खुर्शीद ने जो बात कही उसके बाद कुछ नए जो राजनीतिक परिदृश्य में आप देखें तो मामले भी सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने हैं। अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, पहले इसको सुनवाते हैं। सबका जवाब देते हैं। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। इसको बनाना है बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि 2022 में विपक्ष की ओर से संयुक्त चेहरा बना कर 20-300 से ज्यादा सीटें हम लोग लड़े ना। मैंने कहा आप भी लड़ना चाहो आप भी लड़ सकते हैं। चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है, चुनाव में जीतेगा कौन? भाई अब नीचे किया है और अमेठी से हार के गए हैं। प्रियंका वाड्रा जी उस चुनाव की बागडोर संभाली थी। प्रियंका जी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से, मैं जो जानता हूँ, जाने वाले नेता है, बाकी कुछ कांग्रेस अपना करे, उनका नेतृत्व हम थोड़े तय करेंगे। हमारा ये मानना है कि हम जनता के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पहले विकास कार्य किए हैं उनके आधार पर और समाजवादी पार्टी की सांगठनिक क्षमताओं पर, अपनी पार्टी की प्रदेश में जो मजबूत उपस्थिति है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जनता आशीर्वाद दे के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चुनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो अभियान छेड़ा है कि हमें 20 हफ्ते तक 24 घंटे समय देना है, उस पे आप किस तरीके से कांग्रेस के पास आज के वक्त में जब किसी भी तरीके का आधार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो उनके लोग आखिर 20 हफ्ते 24 घंटे दे करके करेंगे क्या? तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन को आपने सुना है। प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति और चुनावी मंथन को लेकर के उसको सिरे से नकारते हुए सभी पार्टियां एक सुर में इस बात को कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब जनाधार नहीं है, पार्टी का संगठन नहीं है, तो फिर चाहे प्रियंका गांधी को वो चेहरा बना लें, लेकिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर काफी एक्टिव हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद कर रही हैं। लेकिन ये संवाद क्या वोट में तब्दील हो पाएगा और क्या जो 32 साल का सूखा है वो
खत्म हो पाएगा कांग्रेस के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और कैसे इन सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस भी अपनी चुनावी जीत का दावा कर रही है, आज इसी पर सवाल तो बनता है और इसकी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत। और शीतल पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। शीतल पांडे जी, आपका भी स्वागत है। ब्रजेंद्र सिंह जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि प्रियंका गांधी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय काफी एक्टिव हैं कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे संवाद करने की बात हो या चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की। लेकिन सलमान खुर्शीद अगर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास अभी संगठनात्मक तौर पर वो सारी स्ट्रेंथ है कि अन्य विपक्षी पार्टियां या फिर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के साथ आप लोग निपट पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी समेत तमाम अन्य पार्टियों ने भी संगठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर जवाब दें। आदरणीय आयुष जी, आप तो बौद्धिक आदमी हैं, एंकरिंग कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल का। थोड़ा पिछली याद में करा दूं कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, इसलिए उनको चेहरा बनाया गया था? चेहरा हमेशा बड़े आदमी को ही बनाया जाता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारी वो सर्वोच्च नेता है उत्तर प्रदेश के मामले में, तो निश्चित तौर पर वही होगी, वही स्टार कैंपेनर होगी हमारी। और रही बात संगठन की, तो हमारे संगठन बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। अभी हमने 23 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक लगातार सारी न्याय पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण किया है, जिसमें 100% न्याय पंचायतों का गठन हो गया। अभी हमारी 20 दिन की 5 यात्राएं निकलनी जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों से 256 विधानसभाओं से होकर गुजरेंगी, जिसमें लगभग 150 पब्लिक मीटिंग होने जा रही है। जिला जो हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, एक ग्राम पंचायत से 10-10 लोगों के साथ ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है 5 दिन बाद। तो हमारा ढांचा सुदृढ़ हो चुका है और हम इशू के साथ चुनाव में जा रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई और लखनऊ के सड़कों पर लाठी खाता हुआ हमारा यूथ और पूरी तरीके से गलत नीतियों से त्रस्त हमारे प्रदेश का किसान, जो रात रात भर अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में सोता है, भीगता है, बीमार होता है। तो ये जो इशू है उत्तर प्रदेश के, इस पर चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, अभी जब हमारी यात्रा शुरू होगी तो आपको अंदाजा होगा कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन क्या होता है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ये संवाददाता यहाँ आते रहे हैं, अभी लगातार 3 दिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि जितने मीटिंग में होते थे उसके 100 गुना लोग हमारे यहाँ लोग कार्यालय में घूमते थे रोज। तो वो स्ट्रक्चर की बदौलत ही है, बहुत मजबूत और बहुत सुदृढ़ है। और कोर इशू पर हम जनता के बीच में उतरने जा रहे हैं। तो इसीलिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से आज जहां भी जनता की चाहे उमा का नरसिम्हार हुआ हो, आदिवासियों का। नहीं, ठीक है ब्रजेंद्र जी, देखिए जब मुद्दों की आप जिक्र करेंगे या मुद्दों का जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो फिर वही सारे मुद्दे तो कमोबेश सभी पार्टियां उठा रही हैं। अब उसमें आप बेहतर कैसे कर रहे हैं, जनता को एड्रेस कैसे करेंगे, ये भी सवाल इसके साथ है। लेकिन थोड़ा परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं ब्रजेंद्र जी। 2002 से लेकर के और 2017 तक जब हम आते हैं तो आपकी सीटें लगातार घटी हैं। अब 7 सीटों से लेकर के 403 सीटों तक का सफर आप कैसे तय करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा क्या हो गया इन विगत 4.5 साल में कि आपका संगठन इतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा कि आप 7 से 403 के बीच का जो सफर है वो तय कर पाएंगे? ये सवाल वैसे ही जैसे 1991 से बीजेपी गिरते गिरते 47 पर आ गई और 47 से छलांग मार के 325 हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी 700 से 256 सीट जीतने जा रही है। आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जनता भगवान है। जनता की कमर तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तो 10,000 बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, अपनी जान खो रहे हैं। और हमारे यहाँ कलकत्ता का और
और बंबई का फूका। नहीं, लेकिन ब्रजेश जी ये अलग क्या, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, जो बात आपने उठाई वही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी अभी बताने वाले हैं, वही अभी उमाशंकर जी भी बताएंगे, लेकिन जनता कांग्रेस के ऊपर कैसे, क्योंकि देखिए ठीक है मुद्दे उठाना अपनी जगह पर सही है, लेकिन जनता के बीच में जाने के लिए संगठनात्मक तौर पर एक स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी का संगठन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देखिए और कांग्रेस का उसके साथ में आकलन करिए, क्या वाकई में ग्राउंड के ऊपर तैयार हैं? मेरे सवाल मेरा ये है, ग्राउंड के ऊपर तैयारी क्या है ब्रजेश जी? वही मैं बताने जा रहा हूं ना कि अभी हमने 9 और 10 अगस्त को 403 विधानसभा में प्रोटेस्ट किया है, वीडियो फुटेज देखिए। और 19, 20, 21 को 75 घंटे लगातार हमारा कार्यकर्ता गांव में चौपाल किया, प्रभात फेरी निकाला, किसानों को सम्मान किया। तो ये सब स्ट्रक्चर के बदौलत ही उत्तर प्रदेश की कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां कांग्रेस का करता नंबर तक नहीं था। चलिए ब्रजेश जी कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी का मैं रुक कर लेता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, तो समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कह रही हो, चूंकि मुख्य विपक्षी दल भी आप हैं, कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि एक तो 403 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, दूसरा ये है कि अब प्रियंका गांधी के तौर पर चूंकि एक बड़ा चेहरा उनके पास में है, इसलिए सत्ता के अंदर अब कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी, क्योंकि सपा को और बसपा को और भारतीय जनता पार्टी को, तीनों को देख लिया है प्रदेश की जनता ने। अब इनके 32 साल का सूखा खत्म होने वाला है। आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए आयुष जी, कौन कितना बड़ा चेहरा है, कौन क्या करेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। रही बात, जितना मैं समझता हूँ कि कोई भी इमारत सिर्फ रेत से नहीं बनती है। इमारत बनाने के लिए उसका एक प्रोसीजर है कि आप नींव मजबूत करते हैं, फिर उसमें ईंट लगती है, फिर सीमेंट लगता है, फिर स्लेब डलता है। तो जो जितना संगठनात्मक रूप से मजबूत होगा वो उतनी मजबूती से लड़ेगा। अब दूसरी बातें आती है कि राजनीति में जो परीक्षा का समय होता है वो चुनाव होता है। हाल में जो अभी चुनाव है, पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ है, उसमें जब जनता ने लोग चुना तो समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। अब अगर कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें जो सेमीफाइनल है, उस सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कह रही हैं, उनमें हम सबसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं। और उसका कारण बस इतना नहीं है कि हमने प्रदर्शन किया है, उसका कारण है कि हमारा जमीनी संगठन मजबूत है। उसका नतीजा है हमारे पास जो डेडिकेटेड, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास दूरदर्शी नेता हैं, हमारे हर विधानसभा में लोग हैं, हर ब्लॉक में लोग हैं, हर गांव में लोग हैं। तो वो इसका नतीजा है। तो मुझे लगता है कि हवा में बात करने से बेहतर है कि अगर कोई जमीनी हकीकत आकर देखेगा, सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई हमें भी पता है, जो और बाकी लोग डिबेट में बैठे उनको भी पता है कि वास्तविकता जमीन पे क्या है, 2022 की क्या परिस्थिति बनने वाली है। बस इतना मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अगर इसको देखना है तो आप गांव में चले जाइए, आपको सारी स्थिति बिल्कुल, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। उमाशंकर राजभर जी, चूंकि सत्ता में आने का दावा तो आप लोगों के भी द्वारा किया जा रहा है और सभी पार्टियां इस बात को कह रही हैं, लेकिन अगर कांग्रेस भी ये कह रही हो कि आप सबको देख लिया तो अब बारी कांग्रेस पार्टी की है, तो उसमें एसबी एसपी को आप कहां आंकते हैं और आपकी तैयारी क्या है संगठन के स्तर पर? और कांग्रेस पार्टी भी जो दावा कर रही है उस पर भी एक रिएक्शन आपका। उमाशंकर जी, आयुष जी जरा इस बात को ध्यान रखिए जरा, कांग्रेस के बीच कांग्रेस को अपने अतीत में ढांकना चाहिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 32 साल का सूखा क्यों है। आप देखे होंगे कांग्रेस ने हमेशा जो है, चाहे दलित रहा, चाहे पिछड़ा रहा, चाहे मुसलमान रहा, उसको बगलाती रही, उसको गुमराह करती रही। जब आरक्षण की बात आई, दलित को जो आरक्षण मिला 1952 में, लेकिन ये बता दीजिए उनको 55 में काका कालेकर आयोग बना जो है पिछड़े समाज के लिए, लेकिन 55 से लेकर के 78 तक उसको गुमराह करते गए और उसको कूड़ेदान रखे हुए थे। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो 78 में जाकर के डीपी मंडल का कमीशन बनता है, लेकिन पुनः इंदिरा जी आ जाती है और इंदिरा जी ने उस आयोग को कूड़ेदान रखते हैं और 89 में उभार होता है पिछड़े समाज का, क्योंकि पिछड़ा समाज कांग्रेस से उठ चुका था और 90 में जाकर के जब जनता दल की सरकार बनती है तो उसमें पिछड़े समाज में आप देखे होंगे तो मंडल आयोग लागू हो जाता है। मंडल आयोग के बाद आप एक चीज और गौर करिएगा आयुष जी, उसी समय राम लहर की बात आती है, लेकिन कल्याण सिंह पिछड़े समाज के नेता आते हैं और वो 91 तक चलते हैं, लेकिन जब जो ही
पिछड़े समाज का हक मारा जा रहा है, दलित का हक मारा जा रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर चलती है तो 93 में वह कल्याण सिंह वापस नहीं आते। दोबारा जब 97 में यही बात दोहराई जाती है कल्याण सिंह के नाम पे, लेकिन राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता जी को लाया जाता है, तो पिछड़ा समाज हमेशा ठगा गया है। और वही हक हुआ बीजेपी का कि जब पिछड़े समाज के साथ यह धोखा करना शुरू किया तो 14 साल उत्तर प्रदेश की जनता इनको छोड़ दिया। और उसी तरह उभार होता है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और मायावती जी का। और 17 में यही भाजपा जो है, यही जो पिछड़ा समाज है। आयुष जी 2 मिनट, आयुष जी 17 की जो बात आती है तो यही भारतीय जनता पार्टी मुखौटा खड़ा करती है केशव प्रसाद मौर्य को। और जो अति पिछड़ा समाज है उसको एक उम्मीद जागती है कि इतने सालों से उसका हक मारा जा रहा है, मंडल कमीशन के बाद भी हक मारा जा रहा है, तब वो क्या करते हैं कि मुखौटा खड़ा कर देते हैं केशव प्रसाद मौर्य का। और केशव प्रसाद मौर्य को यह प्रचारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज बनेगा। लेकिन आते कौन है? आज बाढ़ मिलाकर के उत्तराखंड से बाबा योगी महाराज को ला दिए जाते हैं। लेकिन 4.5 सालों में आप देखे होंगे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, यही बीजेपी है, यही राजनाथ सिंह 2001 में सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब इस बात को करते हैं 2017 में तो 18 में एक आयोग बन जाता है पुनः सामाजिक न्याय समिति जस्टिस राघवेंद्र के अध्यक्षता में। रिपोर्ट भी आ गई 30 अक्टूबर 2018 में रिपोर्ट आ गई और 3 सालों से वह रिपोर्ट कूड़ेदान में पड़ी हुई है। तो यह और पिछड़ा समाज फिर ठगा महसूस कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप पिछड़ों के साथ और अन्य समीकरण को बिठाते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और भी सवाल है, मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन शीतल जी का मैं रुक कर लेता हूं। शीतल पांडे जी, अब कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के तौर पर आपके लिए इसलिए है शीतल पांडे जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को देख लिया, बसपा को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी चूंकि आपकी सरकार अभी चल रही है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी और जनता एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे कांग्रेस पार्टी को देख रही है। और अब चेहरा प्रियंका गांधी का है। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा शीतल पांडे जी। ऐसा है कि कांग्रेस की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, न ये प्रोग्रेसिव है न ये पिछड़े हैं, ये दुविधा में है और इनका कोई विचार बन नहीं पा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव में इनका कोई प्रभाव नहीं है। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो पिछले चुनाव में भी चेहरा बन के आई थी, लेकिन चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो बुरी तरह कांग्रेस पराजित हुई। तो मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राम इकाई से लेकर राष्ट्र इकाई तक का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता है, हमारे पास विचार है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। इसलिए हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम विचार से जुड़े हुए हैं। ब्रजेन जी जवाब दें, सभी ने संगठन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आदरणीय पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बड़ी इज्जत करता हूं और उनकी खुद की क्या हाल है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या संगठन है, क्या ढांचा है और क्या विचार है। विचार तो केवल कांग्रेस पार्टी का है जिसमें कोई कुछ बदलाव ही नहीं आया। हमने पहले देश को आजाद कराया फिर बनाया, जिसे अब बेच रहे हैं इनके पार्टी के प्रधानमंत्री जी। तो विचार के बारे में आदरणीय पांडे जी ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप है उत्तर प्रदेश के जिस पर ये होना है उस पर कौन बात कर रहा है? जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, क्या बोल रहे थे? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहीं बात किया कि सोनभद्र की महिला पंचौका बना रही, 2 महीने से सरसों का तेल देखा नहीं है? क्या उन्होंने बात किया कि 90% उज्ज्वला गैस की रिफिलिंग नहीं हो पा रही उत्तर प्रदेश में? क्या उन्होंने को मालूम है कि 1.5 करोड़ लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं? क्या उन्हें मालूम है कि 3,08,000 वित्त विहीन टीचर वेतन नहीं पा रहे हैं? क्या उन्हें कि किसी बाजार में जाइए तो दुकान में खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं जा पा रहा क्योंकि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है? तो ये तोड़ महंगाई है जो चप्पल बनियान खरीदने को जनता विवश हो गई है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ के सड़कों पर लाठी खाता हमारा युवा है, वो जिसकी लागत चौगुनी कर दिया इन्होंने। और हम चिल्लाते रहे, हम लोग गन्ना किसान हैं, 10 रुपया गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा पाए। 400 कुंटल की बात करके घोषणा पत्र में आई थी, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी।
तो इन्होंने जनता की रीढ़ तोड़ दी है। तो जनता की इस मुद्दों सड़कों पर कौन लड़ रहा है? चलिए प्रियंका गांधी जी। ब्रजेन जी, यही तो सवाल है ना। देखिए, मुद्दे तो अब विपक्ष के कमोबेश वही है ना, इसीलिए मैंने पहले भी आपसे पूछा कि देखिए शीतल पांडे जी तो इस मुद्दे को कहेंगे नहीं ना, तो वो उसको एड्रेस करेंगे क्योंकि भाई उनकी सरकार है, वो तो उसको डिफेंड करेंगे, वो बताएंगे उन्होंने क्या किया। लेकिन आप बताइए, जो बात आप कह रहे हैं वही तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, वही एसबीएसपी भी कह रही है, वही बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है, और फिर जो बात है वो वहीं घूम फिर कर आके खड़ी होती है कि इन मुद्दों को कन्वे करने के लिए आपके पास संगठन का ढांचा होना जरूरी है। रेत तो मकान खड़ा नहीं होता। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया। नहीं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि जनता भगवान है, और उन्होंने तमाम चीजें गिनाया और इसी कल भी बता दिया। अगर मैं थोड़ा सा याद करा दूं, अगर उन्हें याद हो तो 2016 याद कर लें, उसमें भी शायद जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था और प्रधानी का चुनाव हुआ था, शायद बीजेपी हारी और सभापति हारी नहीं थी। क्या हुआ ये भी उनको याद होगा। चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब डिफरेंशिएट उनको नहीं मालूम है कि वहां का इशू क्या है और यहाँ का इशू क्या है, देश का चुनाव का इशू क्या है। ये उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जो दिशा देने जा रहा है, जो पीसीएच की। ब्रजेन जी मुझे बताएं कि वजह क्या रही, वजह क्या रही, जनता ने क्यों नकारा? उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने क्यों नकारा? ये वजह क्या रही है? कांग्रेस पार्टी को क्यों नकारा? ऐसा है कि जो 1990 में चेंज हुआ, जिसके तरफ इशारा कर रहे थे हमारे आदरणीय राजभर साहब, उस चेंज को कांग्रेस में जो हमारा विचारधारा था, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। ये पूरी जो राजनीति धर्म और जात पर आधारित हो गई, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, हमने तुष्टीकरण नहीं किया। क्योंकि आप ये पिछड़ों की बात करते हैं, कामराज से बड़ा पिछड़ा कौन था? जिसके कामराज प्लान में लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, चंद्रभान गुप्ता जी, कमला जैसे बड़े नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रजीत यादव जी हमारे कांग्रेस पार्टी में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होते थे जब एक ही महासचिव होता था। डॉक्टर बीपी मौर्य, स्वामी नंद लोधी, बाल गोविंद चौधरी, रघुवीर सिंह यादव, लक्ष्मी शंकर यादव, और आज भी 3 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी बैकवर्ड समाज से आते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जाट समाज से आते हैं। ब्रजेन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं ना आपसे, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार किया कि 89 से लेकर के जो परिस्थितियां बदली, आज भी आप जाति की पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश के अंदर नकार नहीं सकते हैं, और अगर नकार रहे हैं तो फिर आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, कोई सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टेक्निक बहुत जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। मुद्दे उठाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी है। और आपने खुद स्वीकार किया कि जिस परिपाटी पे आप चले नहीं, नतीजा यह हुआ कि 32 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हैं। दोनों के बीच में तारतम्य कैसे बैठाएं? चीजों को सीख लिया है, अब आपको आने वाले कुछ दिनों में चीजें दिखाई पड़ेंगी और आगे पानी दूर हो जाएगा। उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जड़ से कोई उखाड़ने जा रहा है, जो विचारधारा, जो पार्टी, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अबाउट टर्न लिया है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, जिसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा, पांडे जी को मालूम होगा, वो छात्र नेता रहे, बहुत क्रांतिकारी जुझारू रहे, मैं उनको जानता हूं, वो चीजों को समझ पा रहे हैं। और जब 6-7 दिन में पूरा ढांचा लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे कार्यकर्ताओं की सेना के साथ सड़क पर खड़ी होगी, लगातार 25 दिन हम सड़कों पर उतरेंगे, तो सबको ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ये बात तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से मैं हमेशा सुनता हूं कि विपक्ष की जो असली लड़ाई है सड़क के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ी है। यही वजह है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं राजनीतिक तौर पर। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या विपक्ष के तौर पर चुनौती पेश कर रहे हैं आपको? आप लोगों ने अपनी विपक्ष की भूमिका को नहीं निभाया, इसलिए उसको ये फुलफिल करने वाले हैं, जनता इनकी ओर भरोसे के तौर पर देख रही है। प्रोफेसर यादव जी जवाब दें। देखिए, ब्रजेन जी ने एक तो ज्ञान देना शुरू कर दिया चैनल पे आकर के। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक तो तीत लौकी चढ़ी नीम की डाल। अगर यही ज्ञान अपने संगठन में लगाते तो हो सकता है 2-4 आदमी जुड़ जाते। ये बात करते तो अच्छा लगता है। ये हमें ज्ञान नहीं दिया, मैंने आपको याद कराया है। पंचायत सदस्य का चुनाव सुनिए, अरे 2016 याद कर लीजिए, मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, खाली याददाश्त सही करता हूँ। अरे ब्रजेन जी सुन लीजिए, क्यों घबरा रहे इतना? घबराते नहीं भैया। हाँ तो क्यों चिल्ला रहे हैं? सुन लीजिए, 87 से पॉलिटिक्स में हूँ, घबराने वाले लोगों में से नहीं। 87 नहीं, आप 1887 से हैं, बस खुश है आप, मान लिया। 1887 से नहीं हूँ मैं, पॉलिटिक्स में हूँ। मैं मान लिया ना आपकी बात, मान लिया। ठीक है, अच्छी बात है, तो घबराता नहीं हूँ मैं, घबराता नहीं। बता रहे हैं कि
पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है। चलो भैया, इनका देखने का नजरिया ऐसा है। नहीं होता है तो आप बताइए ना कि 16 में जितने 17 में तो हार गए, आप बताइए सबको। क्यों चीख रहे हैं भाई, आप सुन तो लो। ब्रजेश जी उसके लिए सुनना पड़ेगा ना। यादव जी क्या कर रहे हैं, सुनते हैं पहले उसके लिए। एक छोटी मैथमेटिक्स, मैंने आपको संगठनात्मक ढांचे की जरूरत बता दिया कि संगठनात्मक ढांचा अगर आपके पास है तब आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। एक छोटी सी मैथमेटिक्स बता देता हूं, अगर जीरो से आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर को, वो आगे नहीं जा सकता। तो ये मेरे ख्याल से विजयन जी अगर एक लाइन याद कर लेंगे तब उनको पता चलेगा कि हम जीरो से आगे बढ़े पहले, तो उस पर ध्यान लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, क्या विपक्ष की भूमिका निभाई है, आज मैं आपको अगर आंकड़ों के साथ बताऊं तो जो आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये 9 जिलों में समाजवादी पार्टी ने 8,79,123 समाजवादी राशन किट बांटा था पहले कोरोना काल में, और इतना ही लगभग दूसरे कोरोना काल में बांटा था। तो अगर करने की बात कोई कहे तो ये बात आप मत सोचिएगा। अभी कल की बात है, हमारे लोहिया वाहिनी के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है नोएडा पुलिस ने। तो अगर समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं होती, मुकदमा कैसे कायम होता? जितना मुकदमा लल्लू जी पे लगा है उतना हमारे 500-600 कार्यकर्ताओं पे लग चुका है। इनके यहाँ 1 लोगों पे लगता है क्योंकि एक ही आदमी जाता है, अगर 2 आदमी जाएगा 2 पे लगेगा। ये बात आप खुद भी मान रहे हैं कि एक आदमी गया उसमें मुकदमा लगा है, तो दूसरा आदमी क्यों नहीं गया? नहीं तो दूसरे पे भी मुकदमा लगता है। तो आप संगठनात्मक रूप से कहाँ स्टैंड करते हैं? सपने देखना किसी का भी हक है, ब्रजेश जी भी सपना देख रहे हैं, मैं उनके सपने में स्वागत लेकिन करता हूं। धर्मेंद्र जी, फिर इससे जुड़ा मेरा सवाल यह है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को इतना कमतर आंक रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी का अपना विषय है, वो बार बार बता रहे हैं कि वो कितना तैयार हैं। 2017 में अगर कांग्रेस की संगठनात्मक स्तर पर कोई मजबूती नहीं थी और उस समय आप लोग चूंकि सत्ता में थे और उसके बाद चुनावों में गए, कांग्रेस की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी आप लोगों को? नहीं, देखिए, हर समय में कोलैबोरेशन की अपनी अलग अलग रणनीति होती है। आप हर अलग अलग चुनाव में उसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। 2017 की परिस्थिति क्या थी वो बिल्कुल 2022 में पलट गई है, आप इस बात को समझिएगा। आज 2022 आ गया, 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप ये कह रहे हैं ना, चूंकि संगठन पर प्रहार है ना आपका, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ, मुद्दे चेंज होते हैं राजनीति में कल क्या होगा ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। धर्मेंद्र जी, आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जब आप संगठन का जिक्र करते हैं तो कुछ तो संगठन रहा होगा, कुछ तो वोट बैंक रहा होगा, कुछ तो उसका नफा नुकसान आप लोगों ने देखा होगा ना, तभी तो सत्ता में रहते हुए भी आप लोग गए, इनके साथ चुनाव लड़ा। नफा नुकसान हमने भी देखा है कि नफा नुकसान क्या है, तो उसके आधार पर ही तो आगे निर्णय लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो हम इनके साथ दोबारा होते, लेकिन हमें पता है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है। हमारा संगठनात्मक रूप से, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप मेरे साथ किसी भी जिले में किसी बूथ या किसी गांव पे चलिएगा, अगर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी एक पार्टी से 100 गुना ज्यादा कार्यकर्ता ना मिले तो मैं अपना जो कहोगे वो कर दूंगा। समाजवादी पार्टी गांव में रहती है और आज बूथ लेवल पे मैं आपको बता दे रहा हूं करीब 59 लाख लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। 59 लाख, अगर आप कहें तो मैं लिस्ट भी भेज दूंगा, ईमेल आईडी इनका विजय जी का ले लीजिए, मैं उस पर भेज दूंगा। लेकिन अब ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे। तो अब जो आपकी स्थिति है वो छुपी नहीं है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे नहीं देख रहा है किसके साथ क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितनी रैलियां कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन में जितने कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बाकी किसी और पार्टी के लोग पूरे साल में उतने लोगों से नहीं मिलते हैं जितने से वो मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आप जमीनी अपील क्या है, लोग की कनेक्टिविटी क्या है, कैसे लोग आपको देख रहे हैं। हमारा अब ये कह रहे हैं हमारे 24 घंटे काम करेंगे। अब साहब मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा आदमी जो बिना सोए काम कर सकता है? एक नाम बता दो, विजय निकल लेंगे काम। तो हवा में बोल देना, आपका टैगलाइन बना देना, ये तो बहुत आसान काम है। अगर विजय जी 24 घंटे काम कर सकते हैं मुझे बताएं। नहीं, धर्मेंद्र जी, हो सकता है कि 2 कार्यकर्ता भाई 12-12 घंटे की शिफ्ट में लगा देंगे ना, लेकिन वही बात कह रहे हैं आप, एक्टिव तो रहेंगे ना 24 घंटे। उन्होंने 24 घंटे एक्टिव रहने की बात की है। उमाशंकर राजभर जी, देखिए, एक तरफ तो हम लोग देखते हैं उमाशंकर राजभर जी, एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा और तीसरी तरफ प्रियंका गांधी जी का भी चेहरा है। लेकिन जब एसबी-एसपी का जिक्र होता है तो एक चेहरा कोई तो बताएं। आयुष जी, इस बात को देखिए, हमारा नेता तो सीधा क्लियर कर चुका है कि हमारा जो भागीदारी संकट मोर्चा है, 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे 5 जातियां और 4 जो है उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्लियर कर चुके हैं कि हमारा कोई चेहरा नहीं, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री। लेकिन हम तो अभी कर रहे थे, प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसके पहले उत्तराखंड में भाजपा उसको दोहराना शुरू कर दी। दूसरी बात मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, जरा बात ध्यान रखिएगा जरा, कि मैंने आपको बताया कि 2017 में वही जो खेल कांग्रेस ने खेला था वही खेल अब जो है भाजपा खेल रही है कि पिछड़ों को अति पिछड़ा जाग गया है। और दूसरी बात आयुष जी, ध्यान से सुनिएगा जरा, कि 17 में जब 14 में मोदी सरकार आई जो है, तो 17 में पनगड़िया आयोग बनाया। पनगड़िया आयोग ने देखा कि जो सामाजिक न्याय 27% आरक्षण है
वह जो है असमानता उसको लूटा जा रहा है। तो उसने क्या किया कि 2017 अक्टूबर में 2 अक्टूबर को ध्यान रखिए कि माननीय रोहिणी आयोग बनाया गया और रोहिणी आयोग को यह कहा गया कि 6 महीने वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। और रोहिणी आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है अभी सरकार ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो बातें आई हैं कि केंद्रीय सूची में 2633 ओबीसी जातियां हैं और 2633 में से 983 ऐसी जातियां हैं जो अभी तक कुछ लाभ ही नहीं दिए। जैसे मैंने बार बार हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर कहते हैं, पाल है, बंजारा, रघुवंशी है या हजाम है या कुरैशी है, इसका हक मारा गया है। तो लोग उस बात पर नहीं जा रहे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो नेता माननीय प्रकाश राजभर। चलिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां, उसको नहीं बदल पाए, इसलिए आप इतना आश्वस्त हैं। ठीक है, इस चर्चा को मैं यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी बिसात को बिछा चुकी हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसकी कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है और अब प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही हैं, जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस क्या अपने 32 साल के सूखे को खत्म कर पाएगी? कैसे सत्ता के अंदर वापसी कांग्रेस पार्टी की होगी? और अन्य पार्टियां भी उसको लेकर जो सवाल खड़े कर रही हैं, इस पर लगातार चर्चा जारी है। ब्रजेन जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। चूंकि अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 0 से मल्टीप्लाई अगर आप किसी चीज को करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए कोशिश आप चाहे जितनी कर लें, पॉलिटिकल पार्टी है, करनी भी चाहिए, लेकिन लाभ उसका जमीनी स्तर पर कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। अब यही तो है, अभी कहेंगे फिर ज्ञान दे रहे हैं। 2004 में 39 एमपी भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी। यही ढांचा रहा इनका। और 2009 में हम जब लड़े अकेले, इनके गरहान से बाहर निकले, तो इनकी सारी सीटें हम ही ने छीनी थी और हम ये बराबर बराबर हो गए। ये 23-22 बाद में डिंपल जी की सीट खाली हुई, राजबब्बर जी ने जीता, ये 22 हम 22। तो 0 से 22 कैसे हुए हम, और 7 से 256 कैसे होंगे, तो जनता को तय करने दीजिए। गणित हमको न सिखाइए, गणित जनता तय करती है। भारतीय जनता पार्टी 47 सीट से 325 हुई है, ये भी इनको याद होगा, अगर याद हो तो राजनीति में परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है। हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि जनता के इशू पर केवल और केवल हम लड़ रहे हैं। इनकी पार्शियलिटी की योग्यता को जनता देख चुकी है और वही कारण है, अगर आपको याद हो मिश्रा जी, तो जो 19 का चुनाव था लोकसभा का, उससे ज्यादा कंफर्टेबल गठबंधन नहीं हो सकता कि बैकवर्ड, दलित और मुस्लिम। क्या हुआ? क्योंकि जनता ने तय किया था कि ये सारे लोग वो लोग हैं जो पार्शियल हैं, पक्षपाती हैं, इसलिए इन्हें नहीं चुनने आने देना है पार्लियामेंट में। तो यहाँ जनता भगवान है। जनता ये तय करेगी कि हम सत्ता में कैसे आएंगे। कांग्रेस के गणित बताने से और प्रोफेसर यादव जी के हमको गणित सिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने सत्ता चलाई है, आपके गुण अवगुण को जनता जानती है। जनता पार्टी सत्ता में है, वो अपनी उपलब्धियां बताएंगी। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रह चुकी है, उनको लोगों ने देखा है, और हम सरकार की नाकामियों को लेकर सड़कों पर हैं। ये चुनाव सरकार की नाकामियों और सरकार के उपलब्धियों के बीच में होना है, और ये जनता को तय करना है कि इस प्रदेश को कौन लीड कर सकता है, कौन सही रास्ते पर ले जा सकता है। तो एक ही विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। जो हमारी कमजोरी रही है वही हमारी मजबूती के रूप में सामने खड़ी है। हम सत्ता में नहीं थे, के ऊपर जनता ने भरोसा किया। जनता के प्यार को, जनता के भरोसे को जिस प्रकार मजाक बनाया मौजूदा पार्टी ने और इनकी पार्टी ने, विशाल बहुमत से इनको भी चुना था जनता ने, उससे ज्यादा विशाल बहुमत से इनको भी चुना है जनता ने, लेकिन कोई जात के पर पूरी राजनीति को समेट के रगड़ डाला जनता को, किसी ने धर्म के उस पर रगड़ डाला, और जनता हमारी बुनियादी समस्याओं के लिए सड़कों पर चिढ़ाड़ मचाती रही, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये जनता को तय करने दीजिए कि वो हमको 7 से 256 कैसे करेगी। जनता को ही भगवान मानिए, जनता ही भगवान है।
जनता इन चीजों को समझ रही है और मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम सरकार इसलिए बनाने जा रहे हैं कि हम जनता के इशू पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी भी तो जनता के इशू पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो जनता के इशू पर नहीं है, वो किसके इशू पर लड़ेंगे? कहां थे इनके नेता जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में 250 लोगों पर मुकदमा हुआ? मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर और यहाँ इनके ही ब्लॉक प्रमुख कैंडिडेट का चीरहरण हुआ, क्यों नहीं गया आदरणीय अखिलेश यादव जी? बड़ा मुकदमा होता है इनके ऊपर, चले जाते वहां ना। थी वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया करके, और इन्होंने बयान ज्वाइन कराया था कि प्रियंका जी यहाँ बड़ा अच्छा है लेकिन हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। उस महिला ने यहाँ आकर रो करके कहा कि केवल और केवल आदरणीय प्रियंका गांधी जी मजलूमों की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की समस्या को केवल कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही है, इसे सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये जनता को ठीक है। शीतल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीतल पांडे जी आपकी स्थिति को बताते हुए कहीं आगे बढ़ाते हुए ब्रजेश सिंह कह रहे हैं कि मैं उस विषय में जाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप लोग भी पहुंच सकते हैं, 300 का आंकड़ा पार कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। जनता ही मालिक है और जनता कांग्रेस को भी 700 से ऊपर पहुंचा सकती है, 7 से आप ऊपर 300 तक पहुंचा सकती है। ये उनका अपना खुद का आंकलन है, इसलिए इस तरीके से उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। नहीं, मेरा एक कहना है, मैं किसी के दावे को उड़ा नहीं रहा हूं, निराधार कह रहा हूं। हकीकत ये है कि जमीन से वो कट चुके हैं, उनका न कोई विचारधारा रह गई है, न उनके कार्यकर्ता रह गए हैं, न कार्यक्रम रह गया है। और जब कोई जनता की आवाज उठाई जाती है, एक कटे रहते हैं। इन्होंने फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार था उसका हनन किया था। एक जगह से दूसरे जगह जाने का उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो ये जो आपातकाल की जो इनके द्वारा उठाए गए तानाशाही कदम थे, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस का क्षरण दिन प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन शीतल जी, इतिहास तो सबका वैसा ही है। आप भी कितनी कम सीट से 350 तक पहुंचे, समाजवादी पार्टी को भी वो यही आईना दिखा रहे हैं और अन्य पार्टियों का भी उन्होंने इसी तरीके से जिक्र किया। तो जनता ही मालिक है, जनता ही एड्रेस करती, तो कांग्रेस पार्टी भी उसी जुगत में है और आप सबको देख लिया अब तो जनता ने, इसलिए वो एक बेहतर विकल्प के तौर पर है जनता के सामने। देख कहा दिया, सुन लीजिए, आज भी किसान हमारे में खुश है, आज भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज बिजली हम 20 घंटा दे रहे हैं, 24 घंटा और 18 घंटा गांव में, आज भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, आज भी अस्पताल खुल रहे हैं। इनके राज्य में या इनके सहयोगियों के राज्य में इस स्तर पर कोई काम हो नहीं रहा था। जनता इनके क्रियाकलाप से उदास हो गई। 45-35 साल तक ये शासन में रहे, कुछ दिन तक सपा रही, बसपा रही, लेकिन जनता ने तुलनात्मक दृष्टि से भाजपा के क्रियाकलाप को, कार्यकाल को, चाहे कल्याण सिंह का कार्यकाल हो, चाहे राजनाथ सिंह का हो, अच्छा समझा, क्योंकि नकल नहीं हुआ हमारे राज्य। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, थाने नहीं बिके, हमारे राज्य में सड़कों पर घोटाला नहीं किया गया, हमारे राज्य में रिवर्स घोटाला नहीं किया गया, हमारे राज्य में साफ सुथरी छवि बनाई गई। सड़कों का जाल, आप चाहे शेरशाह सूरी ने सड़कों का जाल बिछाया था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने बिछाया था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार रही है, उसके क्रियाकलाप से प्रभावित होकर जनता ने हमको इतनी सीटें दिया है। ये लोग केवल कोरा आश्वासन देते थे, जमीन पर उसकी हकीकत नहीं। अब ये बहुत जल्दी इसका भी टेस्ट हो ही जाना है, बस वो 6 महीने का वक्त अभी और है। बस हम लोग सब इंतजार करते हैं इस बात का, किसकी बात में कितना दम है, उसके लिए हम लोग को इंतजार केवल चुनाव का ही करना पड़ेगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सुन लीजिए, आयुष जी, इनकी बात का जवाब मुझे देना जरूरी है। अभी सड़कों के जांच की बात कर रहे हैं, सड़कों के जांच की बात कर रहे हैं। योगी जी ने अभी जो पोस्टर बनवाया है, उसमें सड़क क्यों इनको उधार पे लेना पड़ा? ये सड़क उधार पे ले रहे हैं, फैक्ट्री उधार पे ले रहे हैं। योगी जी को ऐसा लगता है कि उधार के सिंदूर से सुहाग इनका बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली बार 2022 में जब जनता आएगी तो इनको अच्छे से सबक सिखाएगी।
इनकी जो इन्होंने काम किया बता दे रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। सड़कों का जाल तो बताया, लेकिन सरसों के तेल के बारे में नहीं बताएंगे कि 200 रुपए लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। पेट्रोल आपका 100 के पार चल गया है, जबकि आपकी जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल की जो मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो उसके 1 लीटर की कीमत है 52 रुपए है। इससे पहले 9 रुपए है। इससे पहले 52 रुपए जब था 2014 में, तब सरसों आपका पेट्रोल 63 रुपए बिकता था। आज जब कच्चा तेल 9 रुपए 18 पैसे है, तो आपका पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया और आपका डीजल 90 रुपए के पार चला गया। तो ये महंगाई की बात ना करें। दूसरी बात, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा में एनसीआरबी के आंकड़े गवाह है, कोई समाजवादी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, किसी पार्टी का आंकड़ा नहीं, वो भारत सरकार का आंकड़ा है। उससे सबको सहमति जतानी पड़ेगी। एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 कैसे हो गया। उसके 2 बहुत माकूल उदाहरण है बेटियों के लिए। आप मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई बेटी आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए, तो उस देश या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इसके अलावा आपने हाथरस में देखा क्या हुआ, हिंदू बेटी को इन्होंने रात में जलाने का काम किया। कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने मिसमैनेज किया। कोरोना काल में ये लोगों को लकड़ी नहीं, दवाई देनी तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन देना बहुत दूर की बात है। जिनकी मौतें हो गई, उनको ये लकड़ी नहीं दे पाए कि वो अपना अंतिम संस्कार कर सके। और यही सरकार है जिसकी सरकार में अंतिम संस्कार के भी पैकेज जारी हुए, और अंतिम संस्कार का पैकेज जारी हुआ। जहां युवाओं को नौकरी का पैकेज मिलता है, इनके अंतिम संस्कार का पैकेज जारी हुआ। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। शमशान घाट की दलाली खाते हैं ये। गाजियाबाद में, मुरादनगर में शमशान घाट है, वो शमशान घाट की क्वालिटी इतनी खराब थी, उसकी छत गिरी और 24 लोग मर गए। इसके अलावा जब कोरोना में लाशों को दफनाने की बात आई, जलाने की हिम्मत तो थी नहीं इनकी। हिंदू के इतने बड़े हिंदुत्ववादी आदमी हैं, हिंदू लाशों को इन्होंने ठीक है, लेकिन प्रोफेसर कोई नहीं कर सकता धर्मेश जी, मुझे ये बताएं कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, यही मुद्दे ब्रजेश जी ने कहा कि ये जो असल मुद्दे हैं, इसको जमीन पर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, और इसलिए वो इतना आश्वस्त है कि आप ट्वीट पर भले ही ट्वीट करते रहे हो, ट्वीट की राजनीति करते रहे हो, लेकिन सवाल इसी बात का है क्योंकि इस मुद्दे को चूंकि कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया, इस मिसमैनेजमेंट को कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसलिए वो आश्वस्त हैं कि जनता अब उनकी तरफ भरोसे से देख रही है। मैं आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैंने बोला आपको, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, इसमें 9,28,332 लोगों को समाजवादी राशन किट दिया गया पहले कोरोना काल में। दूसरे में भी मेरे पास आंकड़े हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जितनी आर्थिक मदद कोरोना काल में लोगों को किया है, उतनी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है। तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने नहीं किया है। और रही बात मुद्दे की, मुद्दे आप मुझे बता दीजिए, महंगाई का मुद्दा सदन में कौन उठाया, सड़कों पे कौन उठाया। आज भी हमारे कम से कम 10 यात्राएं चल रही हैं जो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं, और 10 यात्राओं में करीब लाखों लोग जुड़ रहे हैं उसमें। तो ये बात कैसे कह सकते हैं कि हम जमीन पे काम नहीं कर रहे। हम लोग पूरी तरह से लोगों के बीच में लोगों के लिए कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हम उसको पोस्टर नहीं लगवा रहे हैं, हर जगह प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जाके गांव में पूछिएगा कि आपके यहाँ दवाई देने कौन आया, समाजवादी पार्टी का आया कोई कि नहीं आया। आपके यहाँ इंजेक्शन देने कौन आया, समाजवादी कोई आया कि नहीं आया। आपके यहाँ राशन देने कौन आया, समाजवादी कोई आया कि नहीं आया। ये जो निराधार बातें करने से कोई जनता के बीच में जगह नहीं बचती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका जो नतीजा पंचायत चुनाव में आए थे, पंचायत चुनाव में वही लोग तो थे जो कहीं बाहर से माइग्रेट होकर आए थे, कहीं बाहर नौकरी करते थे, वहां के लोग आ गए थे। उसके बाद चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो उसमें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। तो क्यों दिया, हमारे काम से संतुष्ट होंगे, हम उनके बीच में होंगे तभी तो दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामी छुपाने का बहुत बढ़िया साधन ढूंढ रहे हैं कि कैसे नाकामी छुपाई जाए और मुद्दे से भटकाया जाए। आज भी मैं बताता हूं, इनके जो आपका घोषणा पत्र है, मैं दिखा दूं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहाँ पे लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आप मुझे बता दीजिए, कोरोना काल में कम से कम करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले योगी जी ने एक बार कह दिया था कि हम फीस माफ करेंगे, लेकिन आज भी फीस माफी पर कोई भी बयान किसी भी आधिकारिक तौर पे ना तो मंत्री का आ रहा है, ना मुख्यमंत्री का आ रहा है, ना किसी अधिकारी का आ रहा है। अब कहां चला गया भाई इनका जुमला। ये कहते थे हम 25 मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता देंगे। ये बोलते थे हम हाईवे बनवाएंगे, एक हाईवे का नाम बता देंगे। हमारी जो सुविधा थी 108 जो थी और 1090 महिला सुरक्षा की थी, अगर वो भी चला लेते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कमजोर और गरीब लोग हैं उन तक बहुत सारी सुविधाएं पहुंच जाती। लेकिन कुछ नहीं किया। मुद्दों को उठाने के तौर पर या अपने काम को गिनवाने के तौर पर ये सभी विपक्षी पार्टियां तो बता ले जा रही हैं, लेकिन आप सिर्फ पिछड़ों की बात करके किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में कन्विंस कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर भी थोड़ा रिएक्ट करें आप, उमाशंकर जी। आयुष जी, जहां तक पांडे जी काम की बात कर रहे हैं, उन्होंने माननीय कल्याण सिंह का नाम लिया, माननीय राजनाथ सिंह का नाम लिया। इसके बाद 14 साल का उत्तर प्रदेश से बनवास क्यों रहा है बताइए। अगर काम किए थे 14 साल का उत्तर बनवास क्यों रहा।
और बसपा बनवाया कुछ काम किया। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस बनवाया, जिससे नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर। और दूसरी बात, अखिलेश जी ने सचमुच काम किया उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ में मेट्रो लाने का काम किया है, जमुना एक्सप्रेस बनवाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने प्रस्ताव रखा, समाजवादी पेंशन दिया, लैपटॉप बांटा। लेकिन 2017 में क्यों नहीं अगर काम किए थे तो 2017 में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किए? और भाजपा का जो 14 साल का वनवास था, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब उनका हनुमान बनकर के चले गए, केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे लाया पिछड़े को, तब जाकर के उनका 14 साल का वनवास समाप्त हुआ। तो काम ने सबने किया, लेकिन काम से पूरी जनता रिपीट नहीं किया किसी को। आज के देश में हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का माननीय प्रकाश राजभर जी यह सिखा रहे, मुसलमानों को सिखा रहे हैं और पिछड़ों को सिखा रहे हैं कि अब लड़ाई जो है अधिकार और सम्मान की है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, तो उसका हक नहीं मारा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2022 में मान के चलिए कि पिछड़ा मुख्यमंत्री होने जा रहा है और माननीय योगी जी बेदखल होने जा रहे हैं। इस बात को माने आयु। चलिए उमाशंकर जी, आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा भी मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि संगठनात्मक तौर पर जो पार्टी जितनी ज्यादा मजबूत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुद्दों को उतनी ही बेहतरी से वो जनता तक पहुंचा पाएगी। अब इसमें कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, इसके लिए चुनावों का इंतजार और कीजिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।